नमस्कार, हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। वैसे तो हर रोग काफ़ी कष्टकारी होता है, लेकिन कैंसर एक ऐसा रोग है जो अपने आप में बहुत गंभीर होता है, क्योंकि ये शरीर में कहीं भी हो सकता है और अगर सही वक्त पर इलाज न मिले तो इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन आप इस रोग से कैसे दूर रह सकते हैं और अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज हम चर्चा करेंगे पेट के कैंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं NHMMI हॉस्पिटल रायपुर के ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्का जी। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर सिद्धार्थ, आज हम चर्चा करेंगे पेट के कैंसर के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पेट का कैंसर होता क्या है। पेट के कैंसर, जिसको अपन इंग्लिश में गैस्ट्रिक कैंसर भी बोलते हैं, ये कैंसर जो पेट की थैली होती है, उसके जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वहाँ पे जो एबनॉर्मल सेल का प्रोलिफरेशन होता है कैंसर्स का, उसको हम स्टमक का कैंसर या पेट का कैंसर कहते हैं। जो इसमें से मोस्ट कॉमन कैंसर रहता है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है, पर कभी कभी इसमें कोई दूसरे प्रकार के कैंसर जैसे लिम्फोमास ये भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पेट को अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो हमारे पेट में इतने सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, तो पर्टिकुलर क्या किसी खास एरिया में ही जब कैंसर होता है, जैसे आंत हो गया या दूसरे हिस्से आमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, या कुछ और जगह है जैसे पेट में, वहाँ के कैंसर को पेट का कैंसर कहते हैं? इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ओके। हाँ, देखिए, जो पेट होता है, पेट के अंदर एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो इसके अंदर एक तो स्टमक होता है जिसको हम मेनली पेट की थैली बोलते हैं। फिर इसके बाद जो उसी को नली जोड़ती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन्स को जोड़ती है। देन हमारा सिग्मॉइड कोलॉन आता है, एंड सिग्मॉइड कोलॉन के बाद रेक्टम, एंड जो एनल कैनल रहता है, जो हमारा मल द्वार रहता है। तो इस टाइप से ये पूरा हमारा जीआई ट्रैक्ट कहलाता है। तो इस जीआई ट्रैक्ट की जो शुरुआत होती है वो इसोफेगस से होती है, जो कि हमारे छाती के रीजन में जो फूड पाइप सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, और उसके बाद स्टमक होता है। स्टमक और इसी रीजन के जो कैंसर को हम पेट का कैंसर बोलते हैं। सो जनरली ये जीआई ट्रैक्ट में किसी भी जगह से लाइनिंग से कैंसर ओरिजिनेट हो सकता है। अगर कोलॉन से होता है तो हम कोलॉन कैंसर बोलते हैं, स्मॉल बॉवेल से या स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है तो हम उसको स्मॉल बॉवेल कैंसर कहते हैं। इसके अलावा अगर हम पेट की बात करें तो पेट में एक पैंक्रियाज नाम का भी स्ट्रक्चर होता है, जिससे पैंक्रियाटिक कैंसर भी ओरिजिनेट हो सकता है। इसके अलावा लीवर होता है, लीवर से भी कई प्रकार के कैंसर ओरिजिनेट हो सकते हैं। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से भी गॉल ब्लैडर कैंसर ओरिजिनेट हो सकता है। और ये हर एक ऑर्गन में भी कुछ अलग अलग प्रकार के कैंसर रहते हैं जो ओरिजिनेट किए जा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके लक्षणों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, ताकि लोगों को इसके बारे में समझ आ जाए और बीमारी को पहले पकड़ सकें। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इसको हम समझने के बाद इसके जो कारण हैं उस पर हमें चर्चा करना चाहिए कि क्या ये आनुवंशिक होता है, कि जेनेटिक होता है, या हमारे व्यवहार यानी कि आदत से भी प्रभावित होता है। क्या मेजर कारण आप देखते हैं इसके? देखिए, कोई भी अगर हम कैंसर की बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर कॉज असर्टन कर पाना मतलब ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। हर एक कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स का अगर हम मतलब समझे तो रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो उसके रिस्क को बढ़ाती है, मतलब उसके चांसेस और उसकी संभावना को बढ़ा देती है। तो उसके अगर रिस्क फैक्टर्स में हम देखें स्टमक कैंसर के, तो स्टमक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में एक तो सबसे पहले आता है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो लगभग मैक्सिमम कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स रहता है। सेकंड थिंग जो होता है कि खासकर स्टमक कैंसर में सॉल्टी और स्मोक्ड फूड ये खाने से भी स्टमक का कैंसर बढ़ता है। तीसरी चीज ये होती है कि एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, जहाँ पे हाइजीन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती है, उनमें कई लोगों को ये इस टाइप की ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण यहाँ पे गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस होकर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो आनुवंशिकता भी इसमें एक अपना रोल प्ले करती है। कुछ लोग होते हैं जिनमें इस चीज़ की संभावना पहले से ही ज़्यादा होती है और बाकी रिस्क फैक्टर्स मिल जाने के कारण इसकी संभावना बढ़ के उनको कैंसर डेवलप हो जाता है। तो कुछ फैमिलीज होती है जिनमें स्टमक कैंसर के रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई भी इंसान जिसके फैमिली में पहले भी स्टमक कैंसर हो चुका है, खासकर किसी ऐसे इंसान को जिनकी उम्र काफ़ी कम थी, तो उन ऐसी फैमिलीज में स्टमक कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। जी, अब इसके थोड़ा लक्षण पर चर्चा कर लें डॉक्टर साहब, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआती स्टेज में पकड़ में ही नहीं आती, चाहे शरीर के किसी भी अंग में हो। क्या पेट के साथ में भी ऐसा है? क्योंकि पेट में बहुत सारे बीमारी के बहुत सारे अलग अलग लक्षण हो जाते हैं, चाहे एसिडिटी के रूप में हो, पेट में जलन के रूप में हो, चाहे पेट में दर्द के रूप में हो, अलग अलग चीज़ों में। तो क्या वो कारण और कैंसर के कारण थोड़े से अलग होते हैं कि पकड़ में आ सकते हैं शुरुआत में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टमक मतलब मैक्सिमम कैंसर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि ये जल्दी पकड़ाई में नहीं आते और अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और यही चीज़ पेट के कैंसर के लिए भी काफ़ी कुछ सही है, और क्योंकि इसके भी कोई ऐसे ऑब्वियस साइंस नहीं होते हैं। जो जनरली जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट्स का, वो या तो एब्डोमिनल पेन के साथ होता है, या कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है और बाद में देखने को मिलता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है। कई बार पेशेंट्स बिना कोई कारण के उनका वेट लॉस होते ज़्यादा है कंटिन्यूसली, इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स बार बार उल्टियाँ हो रही है बिना कोई दूसरे कारण से, इस टाइप से भी प्रेजेंट करते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर लक्षण नहीं है जिससे हम बोल सके ये कैंसर का लक्षण है या कोई दूसरी बीमारी का लक्षण नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ बहुत दिनों तक चल रही है कि जैसे अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है या पेट का दर्द है जो बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हमको इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, भूख नहीं लगना या इस तरीके की जो सामान्य सी जो तकलीफ होती है उसको लोग इग्नोर करते हैं कुछ और आयुर्वेदिक या दूसरे तरीक़ों से अपनाने में। क्या कोई ऐसी जांच है जिससे जांच करके शुरुआत में ही पता चल जाए कि हाँ पेट में कैंसर नहीं है? क्योंकि पेट एक ऐसी चीज़ है कि ऑर्गन्स को देखा नहीं जा सकता आमतौर पर। जी, ऐसी कोई ब्लड टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे स्टमक कैंसर का डेफिनेटली पता लगाया जा सकता है या उसको रूल आउट किया जा सकता है। तो स्टमक कैंसर को जनरली हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किसी पेशेंट में जो मैंने सिम्टम्स बताए कि अनइंटेंशनल वेट लॉस है, एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल मास है, या उसको बिना कारण से उल्टियाँ हो रही हैं, या संडास काले रंग की हो रही है, खून कम हो जा रहा है उनमें बार बार, तो ऐसे लोगों को हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो एक एंडोस्कोपी जो प्रोसीजर होती है जिसमें एक स्कोप को डाला जाता है, उस स्कोप से कैमरे के थ्रू देखा जाता है कि जो स्टमक की लाइनिंग है वो कैसी है। तो वहाँ पे कई बार ग्रोथ दिख जाती है जो कैंसरस पेशेंट्स में, और फिर वहाँ से बायोप्सी लेके उसे कंफर्म किया जाता है। तो इसका जांच जो होती है उसी टाइप से होती है। कोई पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं होता है जिससे हमको डायरेक्टली पता लग जाए कि कैंसर है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, सोनोग्राफी से क्या शुरुआत में कुछ जो असामान्यता है पेट के अंदर किसी भी ऑर्गन की, चाहे लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, क्या इनकी जो गंभीरता से जांच अगर सोनोग्राफी से की जाए तो क्या अगर असामान्य है कुछ ग्रोथ तो ये शुरुआत में देखने को नहीं मिलती सोनोग्राफी से? जी, सोनोग्राफी अगर हम अब सोनोग्राफी एंडोस्कोपिकली की जाए तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जनरल टाइप में हम जब सोनोग्राफी की बात करते हैं जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में होता है तो ऊपर से हम जो देखते हैं सोनोग्राफी, इसमें अर्ली स्टेजेस में चीज़ें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट जो है जिसमें सबसे अर्ली स्टेजेस में पकड़ाया जा सकता है वो एंडोस्कोपी के द्वारा ही है। इवन सीटी स्कैन में भी जिसकी सेंसिटिविटी इवन अल्ट्रासोनोग्राफी से ज़्यादा बेटर होती है, उसमें भी एकदम अर्ली स्टेज का डिसीज दिखना मुश्किल होता है। तो सोनोग्राफी से भी बार बार स्क्रीनिंग करके फ़ायदा नहीं है अर्ली स्टेजेस में। जब बीमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है या फिर वो दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाती है तब वो जनरली सोनोग्राफी में दिखाई देती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर पेट के कैंसर को डिवाइड करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? क्या अलग अलग अंग में जो हो रहे हैं उनको कुछ अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि आंतें हो गई हैं या लीवर है या किडनी है या पित्ताशय है, आमाशय है, इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं, क्या इसमें अलग अलग तरीके के होते हैं? कुछ प्रॉब्लम सिम्टम्स कुछ अलग तरीके के होते हैं जिसको जस्टिफाई किया जा सके?
देखिए, कैंसर के कारण जो भी तकलीफ होती है, अगर लक्षणों की बात करूं तो लक्षण के 2 या 3 कारण होते हैं। एक तो सबसे पहला कारण होता है कि क्योंकि कैंसर का ग्रोथ, वो गांठ जो है वो बढ़ रही है, तो वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को दबा रही है, तो उसके कारण जो तकलीफ होती है, तो इसमें जो है पेशेंट को पेन हो सकता है। हो सकता है कि वो जो पित्ताशय की नली है उसको दबा दे, तो पेशेंट को पीलिया हो सकता है। इसके कारण वजन का कम होना ये भी हो सकता है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि वो कौन से ऑर्गन से निकल रही है, तो उसका फंक्शन को अफेक्ट कर रही है। अगर वो पैंक्रियाज से निकल रही है तो पैंक्रियाज के बाकी फंक्शंस को डिरेंज कर रही है, या फिर लीवर से अगर कोई गांठ निकल रही है तो उसके फंक्शंस को डिरेंज कर रही है, तो इस टाइप से भी हो सकता है। या फिर वो हो सकता है दूसरी जगह पहुंच जाए, लंग्स में पहुंच जाए, और उसकी तकलीफ भी पैदा कर सकती है। अब इस बात पे अगर हम आते हैं कि कितने प्रकार के कैंसर है, अलग अलग ऑर्गन्स के, आंत के कैंसर, पित्ताशय के, तो ये हर एक रीजन का कैंसर कौन से रीजन से ओरिजिनेट किया है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी का ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। हर किसी के ट्रीटमेंट के आउटकम्स अलग अलग एक्सपेक्टेड रहते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसीजन लिया जाता है, और हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी डिफरेंट टाइप से होती है जिससे उन्हें मॉनिटर किया जा सके। बिल्कुल। कोई गंभीर बीमारी अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही है पेट से जुड़ी, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहा है, या लीवर बहुत ज़्यादा वीक है, या बहुत ज़्यादा पीलिया बार बार हो रहा है, ऐसे समय में ये क्या एक बार निर्भर करता है कि इस वजह से भी कैंसर हो सकता है? मैंने जैसे बताया कि एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, एच पाइलोरी हम जो कहते हैं, ऐसे लोगों में गैस्ट्रिक कैंसर का इस बैक्टीरिया के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण, क्योंकि वो बार बार म्यूकोसा को इरिटेट करता है, उस कारण कैंसर या लिम्फोमा डेवलप हो सकता है ऐसे पेशेंट्स पे। तो अगर लीवर की बात करूँ तो लीवर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी का या हेपेटाइटिस सी का, इसके कारण लीवर का कैंसर ओरिजिनेट हो सकता है, उसके रिस्क को बढ़ाता है। तो लीवर कैंसर में भी 2 प्रकार है, हेपेटोसेलुलर और कोलेंजियोकार्सिनोमा। दोनों के भी रिस्क इस वायरल इन्फेक्शन के क्रोनिक तरीके से रहने से इसका इन्फेक्शन बढ़ता है। बाकी जगहों के कैंसर में ऐसे कोई इन्फेक्शन से डायरेक्ट इटियोलॉजी असर्टेन नहीं है या उसके रिस्क फैक्टर में आती है, ऐसा नहीं है, बट मेनली लीवर के कैंसर और पेट में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके कारण उसका रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वैसे बहुत सारी बीमारी के लिए कहा जाता है कि इससे अगर आप ये नहीं करते तो ये नहीं होगा। क्या ऐसा कुछ है कि पेट का कैंसर ना हो, उसको रोका जा सके, उसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? अपने रूटीन में चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये गंभीर बीमारी ना हो? देखिए, जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम उनको अवॉइड करें या हमको ये चीज़ें पता रहे कि इसके लक्षण क्या हैं, और इस चीज़ के लिए हम प्रॉपर टाइम पे लोगों को पता रहे, वो इन्वेस्टिगेट करा ले, तो पूरी तरह ख़त्म हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन रिस्क फैक्टर्स में अगर कंट्रोल किया जाए तो उसकी संभावना कम की जा सकती है। और अगर हो भी गई तो आप जल्दी अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं तो अर्ली स्टेजेस में आपका पकड़ाया जा सकता है, ताकि आप पूरी तरह ठीक हो सके। तो जो मैंने कारण बताए थे, सॉल्ट एंड स्मोक फूड जो रहता है, जो नमक, ज़्यादा नमक वाला या स्मोक फूड जो रहता है, अगर हम उसको अवॉइड करें। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस अवॉइड करें। हम हाइजीन का ज़्यादा बेटर ध्यान रखें, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें, तो इससे कैंसर की संभावना काफ़ी कम हो सकती है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर भी मुझे लगता है डॉक्टर साहब हमें चर्चा करना चाहिए, और विस्तार से चर्चा करना चाहिए। कैंसर अपने आप में ही बड़ी गंभीर बीमारी है, और ऐसे में अगर पेट के कैंसर की बात करें, जिसको देखना भी मुश्किल होता है और जिसके लक्षण भी दूसरी तकलीफों से मिलते जुलते होते हैं, ऐसे में शुरुआती स्टेज में पकड़ पाना भी मरीज के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और डॉक्टर साहब, जब तक आप तक पहुँचते होंगे मरीज, तब तक दूसरे स्टेज पर पहुँच चुके होंगे। आप लोग के पास जो पेशेंट पहुँचते हैं वो किन तकलीफों के साथ पहुँचते हैं, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट की जो लाइन होती है वो किस तरीके से होती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो मोस्ट कॉमन जो तरीका होता है जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, या कई बार पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि बिना कारण से हमारा वजन कम हो रहा है, या कुछ लोग होते हैं कि उनका खून कम हो जाता है, बार बार खून कम हो जा रहा है, तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि उनको ब्लड लॉस हो रहा है और उसके कारण उनका खून कम हुआ है। कई बार कुछ पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हम खाना खाने के बाद बहुत जल्दी पेट भर जाता है, थोड़ा सा भी खाए तो पेट भरा हुआ लगता है, हमेशा पेट फूला फूला सा लगता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स के साथ जनरली लोग प्रेजेंट करते हैं। कई बार पेशेंट्स किसी और चीज़ के स्क्रीनिंग में या डिस्पेप्सिया के कारण या मतलब अपचन के कारण वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिसमें एंडोस्कोपी में पता लगता है कि उनको कोई
नई ग्रोथ निकल आई है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट का जो स्टेजिंग होता है, सबसे पहले हमको इन्वेस्टिगेट करके इसको कंफर्म करना होता है कि ये कैंसर ही है, फिर कैंसर में किस प्रकार का कैंसर है। तो सबसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि हम एक एंडोस्कोपी के द्वारा पहले मैप आउट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ है, ग्रोथ को देख के वहाँ से बायोप्सी निकाली जाती है, उस बायोप्सी का सैंपल भेज के हम उसमें कंफर्म करते हैं कि कैंसर सेल्स ही हैं, वो किस प्रकार के कैंसर हैं, और उसका कुछ अगर स्पेशल मार्कर्स की ज़रूरत है तो हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं उसको बेटर कैरेक्टराइज करने के लिए। इस कैरेक्टराइजेशन के बाद ये हमको देखना होता है कि पेशेंट की बीमारी अब किस स्टेज पर है। तो एंडोस्कोपी से बीमारी कंफर्म हो गई, देन स्टेज के लिए जनरली सीटी स्कैन या पेट स्कैन का सहारा लिया जाता है और देखा जाता है कि बॉडी में कहीं और तो नहीं फैला है। अगर ये ऑलरेडी बॉडी में कहीं और फैल चुका है देन जनरली ये बीमारी को पूरी तरह ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये बीमारी एक ही जगह पे सीमित है, स्टमक में ही सीमित है, देन हम इसको पूरी तरह ठीक करने के इंटेंट से ट्रीट करते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसके बाद फर्दर इसके इन्वेस्टिगेशन में एक स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी भी आता है, जिसमें एक दूरबीन पेट के थ्रू डाली जाती है और देखा जाता है कि जो स्टमक वॉल है उसके आजू बाजू कोई डिपॉजिट्स तो नहीं है, कोई कैंसरस डिपॉजिट्स फैले तो नहीं है। ये पूरा स्टेजिंग से क्लियर करने के बाद की एडवांस डिसीज को रूल आउट करने के बाद हम सबसे पहले जो है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी मतलब कीमोथेरेपी जो सर्जरी के पहले दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि बीमारी छोटी हो जाए, जो भी एडिशंस फॉर्म हो रहे थे उसको हम जल्दी एड्रेस कर लें। तीसरी बात ये है कि इसके कारण जो माइक्रोमेटास्टेटिक डिसीज है, मतलब छोटी मोटी बीमारियां जो दूर फैलने वाली थी उसको हम पहले एड्रेस कर लेते हैं। तो इससे ये देखा गया कि पेशेंट का सर्वाइवल बेटर होता है। उसके बाद फिर हम सर्जरी की प्लान करते हैं, अगर जो भी रिसेक्शन है पेशेंट का फिटनेस देख के ये सारी चीज़ों के द्वारा, एंड देन उसके बाद फिर फर्दर इसको रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए ताकि बीमारी वापस ना आए हम और कीमोथेरेपी देते हैं। तो इस टाइप से इसका इन जनरल इलाज होता है। अगर ये डिसीज ऑलरेडी कहीं और फैल चुकी है, स्टेज 4 है, तो ऐसे में सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में हम जनरली कीमोथेरेपी के द्वारा ही उसे ट्रीट करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी को लेकर भी लोगों में बहुत सारी मिथ है कि कीमोथेरेपी जो होती है बहुत पेनफुल होती है, कीमोथेरेपी हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कीमोथेरेपी के बारे में आप बताइए कि किस तरीके से कारगर होता है कैंसर में। देखिए, कीमोथेरेपी जो है जो ये जनरल टर्म है, अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जब कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो इट इज़ जनरली साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनका जो ये दवाइयों के कारण पेनफुल होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ हर एक दवाई, इसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम ब्रॉडली कीमोथेरेपी के नाम से कैटेगराइज करते हैं। तो ये दवाइयों से कुछ तकलीफ तो होती है, मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ भी तकलीफ नहीं होती, बट अगर पेशेंट सिलेक्शन प्रॉपर हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट के ऑर्गन फंक्शंस कैसे हैं, उनका किडनी फंक्शन कैसा है, उनका लीवर फंक्शन कैसा है, पेशेंट का ओवरऑल बॉडी इंटेक कैसा है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके पेशेंट का हाइट, बॉडी वेट और बाकी बीमारियों का जायजा लेके, बाकी दवाइयों का जायजा लेके हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और उस ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से डोजिंग एडजस्ट की जाती है। तो जनरली अगर सारे प्रिकॉशंस ले तो बहुत कम पेशेंट्स में ही इसकी तकलीफ होती है, बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत बड़ी तकलीफें नहीं भी होती है। अब किसी पेशेंट में अगर तकलीफ होती भी है तो उसे भी टाइम पे एड्रेस किया जाता है एंड नेक्स्ट साइकिल से हम अकॉर्डिंगली डोज मॉडिफाई करते हैं ताकि इसका टॉलरेंस इंप्रूव हो जाए और हमको जो ऐसा रिस्पांस मिलना है, हमको जो रिजल्ट्स हैं वो उसके तरफ हम ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे भारत में कहा जाता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या पेट के कैंसर की स्थिति किस तरीके से है भारत में या छत्तीसगढ़ में? हर दिन आप लोग जो पेशेंट देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पेट का कैंसर, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो ये भारत में, छत्तीसगढ़ में ये सबसे कॉमन प्रकार के कैंसर है। अगर हम स्टमक कैंसर की बात करें तो ये भी टॉप 5 रीजंस ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स में आता है। इसका भी प्रमाण काफ़ी ज़्यादा उसमें मिलता है कि जो टॉप 5 कैंसर के टाइप्स होते हैं, लंग कैंसर, ब्रेस्ट, उसमें स्टमक कैंसर या जीआई ट्रैक्ट कैंसर्स भी आते हैं। जागरूकता के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप, क्योंकि पेट का जो कैंसर है उसका तो ना कारण का पता है गंभीरता से और ना ही सही समय पर ये पकड़ में आता है।
जागरूकता के लिहाज से कोई मैसेज देना चाहें आप? जी, जागरूकता के लिहाज से मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक तो पहली बात ये है कि इसका इलाज संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका इलाज संभव है। तो डरे नहीं, अगर तकलीफ है तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाता है या ऐसी स्टेज में एटलीस्ट पता लग जाता है कि जब दूसरी जगह नहीं फैला है, तो उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जा सकती है। अगर आपको कोई भी ऐसी तकलीफ है जो काफ़ी दिन से परेशान कर रही है, अगर डिस्पेप्सिया है जो काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो एक प्रॉपर आप डॉक्टर का इवैल्यूएशन कराइए। आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलिए, अगर वो एंडोस्कोपिक जांच के थ्रू कई बार स्क्रीन करना पड़े तो आप वो भी करवाइए। दूसरी बात, अगर अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है या बार बार खून की कमी हो रही है, तो इसको भी ये मैक्सिमम रीज़न ये होता है कि पेट के किसी रीजन का कैंसर हो सकता है ऐसे में, तो इसको आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाइए। और आपको अगर बीमारी का जल्दी पता लगता है तो इसको पूरी तरह ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी आपने पेट के कैंसर को ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ना हो, इसके लिए बेहतर होगा कि एक अच्छी लाइफस्टाइल रखें। बहुत तला मसाले वाला भोजन पेट के लिए हानिकारक होता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर गंभीर बीमारी से खुद को बचाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।